Bismillahirrahmanirrahim. Hope all of you are doing great. Today the topic of our discussion is about the fungi. So आज हम fungi के बारे में बात करेंगे. इससे पहले जो हमारा मिड का कोर्स था उसमें हमने वायरसेस, बैक्टीरिया, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा के बारे में बात की. जो जिस टॉपिक के बारे में आज हमने बात करनी है वो है fungi. So, about the fungi, first of all, what is a fungus? It is a eukaryotic heterotrophic organisms devoid of chlorophyll that obtains its nutrients by absorption and reproduces by spores, which may be sexually as well as asexually and have a cell wall made up of chitin or cellulose. तो मतलब एक तो ये कि मल्टी यूकेरियोटिक है, यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक है और हेट्रोट्रॉफिक है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता, ठीक है, और उसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है. जो न्यूट्रिएंट्स हैं दैट आर टेकन फ्रॉम अदर्स, और वो कैसे हैं? बाय अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन ज़रूरी है. ये उसमें कैपेसिटी नहीं है कि वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल बना सके, इसलिए जो इसका तरीकाकार है खाने का दैट इज़ बाय अब्जॉर्प्शन, और ये दूसरों पे डिपेंड करता है. रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, उसके बहुत से तरीके हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. और इसकी जो सेल वाल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज जस्ट प्योर मेड अप ऑफ काइटिन, सम टाइम मेड ऑफ सेलुलोज. सो अगर आपको फंगस को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप लिखेंगे कि ये जो है इसकी डेफिनेशन है. About 1000 species, it's the old data. I think now more than 1000 species are available. Only 100 human pathogens which are associated with the fungal diseases. इंसानों में 100 जो 100 किस्म के फंजाई जो हैं वो बीमारियां कॉज कर रहे हैं, जिसमें ड्यू टू नोसोकोमियल इन्फेक्शंस. ये नोसोकोमियल इन्फेक्शंस बेसिकली इस तरह के इन्फेक्शंस हैं जो हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शंस हैं. एंड इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स जैसे कि HIV है, डायबिटीज़ है, इन सब में हमारे पास जो है फंगल इन्फेक्शंस जो है वो इन्वॉल्व है. अस्परजिलोसिस जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है. अदर देन दिस आपको मेरा ख्याल है किसी और कोर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि अस्परजिलस जो है, नाइगर अस्परजिलस नाइगर हो गया या फ्लेवस, ये टॉक्सिक है. ये इनके इनके अंदर जो टॉक्सिक है वो इंसानों के लिए मुजरे सेहत है और वो नुकसानदेह है. इसकी वजह से अस्परजिलोसिस हो सकती है. ब्लास्टोमाइकोसिस एक अदर है जो पल्मोनरी इन्फेक्शन और डिसेमिनेशन में भी इन्वॉल्व. सो बेसिकली द पॉइंट इज के फंजाई जो है वो ह्यूमंस के लिए एज वेल एज प्लांट्स के लिए से फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है. इंसानों में ये बीमारियां कॉज करता है जो कि बेसिकली HIV टाइप हो सकती हैं या नोसोकोमियल हो सकती हैं. सो यू नीड टू बी केयरफुल. अस्परजिलोसिस जो हमारे पास इवन हम लैब में जिन फंजाई से डील करते हैं वो भी हमारे पास प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं. जैसा कि अस्परजिलस मुझे जहाँ तक याद है कि हमारे UAF के एक वेटरनरी पैथोलॉजिस्ट माइकोलॉजिस्ट की डेथ हुई थी यही अस्परजिलोसिस की वजह से. So you need to be careful when you are working with the aspergillus or other opportunistic fungi in the lab. 5000 प्लांट पैथोजेंस हैं जो हमारा कंसर्न्स है. हम क्यों प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें एक $1 बिलियन पर ईयर नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया को पैथोजेंस की वजह से. और पैथोलॉजी पढ़ने का मकसद बेसिकली यही है कि आपने इस नुकसान को कम करने की क्या आपकी ज़रूरत है. आपको एग्रीकल्चर पढ़ने का मकसद बेसिकली ये नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरिट. बेसिकली मकसद आपका एग्रीकल्चर पढ़ने का ये होना चाहिए कि वी वांट टू इम्प्रूव द क्रॉप यील्ड. और क्रॉप यील्ड में अगर $1 बिलियन पर ईयर सिर्फ फंजाई की वजह से नुकसान हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है. और इसलिए इनको पढ़ना, इनको समझना, इनके बिहेवियर को समझना और इस नुकसान को ओवरकम करना हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो फंजाई अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है. मैंने आपको पहले बताया कि ये खुद अपनी खुराक नहीं बना सकता, और अब्जॉर्प्टिव है कि मतलब खुराक एब्जॉर्ब करता है, इनटेक करता है. एनिमल जो होते हैं वो फैगोट्रॉफिक होते हैं, वो इनगल्फ करते हैं, निगलना. जैसे इंसान निगलते हैं एनिमल्स भी निगलते हैं, लेकिन फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्टिव है. हेटेरोट्रॉफ क्या होता है? दैट इज एन कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ मींस an organism incapable of synthesizing carbohydrates from, excuse me,
Heterotroph is an organism incapable of synthesizing carbohydrates from inorganic sources, requires performed organic compounds produced by other organisms. Simply सादा लफ्जों में कि जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वहाँ से अपनी खुराक नहीं बना सकता, इसको एक ऐसी चीज़ चाहिए जहाँ से ऑलरेडी तैयार खुराक जो है वो इसको मिले और ये वहाँ से खींच ले, और ये इनगल्फ नहीं करता, ये उसको एब्जॉर्ब करता है। दोनों में फ़र्क है। तो ये you need to be careful about that. And the plants are the autotrophs, they can prepare their own food and that's why they are not dependent on anything. लेकिन जो फंजाई है that is absorptive heterotroph, so you need to be careful about that. Body of the fungus is known as thallus, हम इसको thallus कहते हैं। thallus basically जो है उसमें बहुत सी mycelium और हमारे पास हाइफी होते हैं, इन सब के ओवरऑल जो मजबूआ है उसको हम कहेंगे thallus. It is a cylindrical branching filamentous composed of tubular cell wall filled with the cytoplasm and organelles. ये जो पीछे आपको नजर आ रहा है ये तमाम एक फंगस में जितनी भी ये तमाम ट्यूब्स हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए तो वो उसकी बॉडी है, उसको हम थैलस कहते हैं। जो एक एक धागा है इसको हम जो है वो कहते हैं हाइफी। So the cylindrical branching filaments, sorry not the filamentous, cylindrical ये जो सिलेंडर नुमा है, branching filaments ये धागे जो ब्रांच हैं जिसकी शाखें हैं, that are composed of tubular cell wall जो कि ट्यूब नुमा सेल वॉल से filled हैं with the cytoplasm and organelles, these are known as hyphae और हाइफा, सिंगुलर को हम कहते हैं हाइफा। तो ये एक जो है दैट इज सिंगुलर इज कॉल्ड हाइफा, ओवरऑल हाइफी। और इसमें है क्या कि ये सेल वॉल के ऊपर बने हुए हैं जिनके अंदर साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है और ये क्या है फिलामेंटस टाइप है। मोस्ट फंगल हाइफी आर 10 माइक्रोमीटर डायमीटर, जो हाइफल लेंथ है 2 से 10 डायमीटर है। और जो एक टफ्ट है, एक जो गुच्छा है उसको हम कहते हैं माइसिलियम। अ टफ्ट ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। So this is again the photo of a hyphae. You can see again tubular structures है जो कि किसी भी सिमत में हो सकती हैं, इनकी किसी भी सिमत में उसकी शाख जा सकती है। 2 से 10 माइक्रोमीटर जो है वो नॉर्मल इसकी लेंथ है। अगर हम हाइफल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक स्पोर होगा जहाँ से फंजाई ग्रो करना शुरू कर देगा। इससे ग्रोथ हुई, इसके बाद ये जो जो मल्टीपल ब्रांचेस हैं उन इस सब को हम कहते हैं हाइफी। लेकिन ये हाइफल लेंथ एक टफ्ट जब बन जाए, एक गुच्छा पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसको हम माइसिलियम कहते हैं। इस माइसिलियम के जब मल्टीपल हिस्से इकट्ठे हो जाएं तो हम उसको थैलस कहते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर द डिफरेंस व्हाट इज व्हाट। फंगल वॉल की बात करें तो शेप ऑफ फंजाई जो फंगल सेल वॉल है वो उसको शेप देती है। मतलब जिस तरह के ग्लास है, ग्लास के अंदर आप पानी देते हैं तो वो ग्लास वाटर की अपनी शेप नहीं है लेकिन ग्लास उसको एक शेप दे रहा है। इसी तरह जो वॉल है वो फंगल वॉल जो है वो उसको शेप दे रही है। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, मतलब उसकी जो बका है उसकी ये जमानत देती है फंगल सेल्स को। इफ द वॉल कंटेन्स पिगमेंट्स, इसमें इसके अलावा पिगमेंट्स होते हैं जैसा कि मेलानिन इन एंड प्रोटेक्ट्स द सेल्स अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और द लाइटिक एंजाइम्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली ये इसका सबसे बाहर वाला कवर है जो ना सिर्फ उसको स्ट्रक्चर दे रहा है बल्कि उसको बाहर के तमाम जो उस पे अटैक्स हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। वो अटैक्स जो है वो यूवी से हो सकता है, वो अदर लाइटिक एंजाइम या ऐसे एंजाइम से हो सकता है जो उस सेल वॉल को डिग्रेड कर सकते हैं या उस थैलस को डिग्रेड कर सकते हैं, उस माइसिलियम को डिग्रेड कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला कवर जो है वो उसका फंगल सेल वॉल का है जो कि थिक होता है, वो मोस्टली रेजिस्टेंट होता है और वो उसको अवॉइड करता है इन तमाम जो बैरूनी खदशात हैं उनसे उसकी हिफाजत करता है। इसकी जो कंपोजिशन है ये दैट इज कंसिस्ट ऑफ काइटन माइक्रोफिब्रिल्स बीटा 1,4 लिंक पॉलीमर ऑफ द एनएसआई एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, इसी तरह काइटोसैन है इन जाइगोमाइकोटा। सो बेसिकली दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, इन चीज़ों से मिल के जो है वो सेल वॉल बनी है और यही उस चीज़ को मजबूत बनाती है और उसको इस काबिल बनाती है कि वो बाहर वाले जो चीज़ें उस पर अटैक कर रही हैं उसके अगेंस्ट वो इनको रेजिस्ट कर सके। जेल लाइक कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो मैनो प्रोटीन्स जो हैं फॉर्म मैट्रिक्स थ्रू आउट द वॉल, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं यानी कि इन चीज़ों से मिलके वो बनी है। ये इसके अंदर जेल लाइक कंपोनेंट्स हैं
स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि ये अगर ना हो तो वो सेल वॉल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जेल लाइक कंपोनेंट्स हैं, इनका अपना एक फंक्शन है, मतलब इसमें उसमें ऐसी चीज़ों की मौजूदगी, अननेसेसरी जो केमिकल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वही उनका होना आप कह सकते हैं। अदर सेल वॉल कंपोनेंट्स जो हैं वो एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ग्लूटानिन्स है, एडिशंस है। मतलब अब अगेन इसके अंदर बहुत से केमिकल्स हैं जो चाहिए होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के लिए, तो ये सेल वॉल में मौजूद होते हैं। जैसे कि मेलानिन है, इट इज़ अ डार्क ब्राउन टू ब्लैक पिगमेंट, इट कन्फर रेजिस्टेंस टू एंजाइम लाइसिस, यानी कि अगर कोई ऐसा लिटिक एंजाइम आता है जो कि उसको तोड़ने की कोशिश करता है तो मेलानिन इस चीज़ को रेजिस्ट करेगा। इसके अलावा जो हमने पिछली, जैसे कि मैंने कहा, जेल लाइक कंपोनेंट्स हैं, वो जेल लाइक ये है कि वो उसके ऊपर ग्रो नहीं करने देते किसी और चीज़ को। इसी तरह जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं वो उसकी स्ट्रक्चरल का प्राइम पार्ट है, वो उसको इतना तगड़ा बनाते हैं कि उसके ऊपर अगर कोई अटैक हो तो वो उसको बेयर कर सके। सो एवरी कंपोनेंट हैज़ इट्स ओन फंक्शन। एंड देन देयर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज अ सेमी परमिएबल प्लाज्मा, जैसा कि हमें भी पता है मोस्ट ऑफ द प्लांट इट इज इन द एनिमल cells it is the outer, while in the plant cells it is the inside, the second layer it is a semi permeable, it allows कुछ chemicals को अंदर move करने की इजाज़त देती है, कुछ को नहीं करने देती। So basically the cell wall is the primary outer wall which protects the cell, and then the plasma membranes is is the selective membrane which allows some of the chemicals to go in and the others do not. ये दोबारा सेल वॉल की कंपोनेंट स्ट्रक्चरल ग्लाइकोप्रोटीन्स, बीटा ग्लूकन्स एंड द काइटन, दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, देन देयर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन देयर इज इंटीग्रल प्रोटीन। ये तमाम चीज़ें जो हैं दैट मेक अप द सेल वॉल विच दीज आर द स्ट्रक्चरल पार्ट्स। अदर देन दैट इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो इसका मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, और बेसिक मकसद सेल वॉल का यही है कि ये इसको बाहर के जो जितने भी मुज़र असरात हैं उनसे बचाती है। अगर हम सेप्टा की बात करें तो सेप्टा का उर्दू में अगर तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब होता है पर्दा। सो इट इज़ अ रेगुलर क्रॉस वॉल्स फॉर्म्ड इन द हाइफी। एक ये जो हाइफी है उसके अंदर जो हिस्से बनना उसको हम कहते हैं सेप्टा। हाइफी विद सेप्टा और सेप्टेट हाइफी, जिन हाइफीज के अंदर सेप्टा है या इससे पार्टीशन हुई हुई है उनको हम सेप्टेट कहते हैं, और जिनके अंदर नहीं हुई हुई उनको हम कहते हैं ए सेप्टेट और सिनोसिटिक। So you need to be careful. There are two types of septa. There are two types of fungi on the base of the septa. One is septate, which have the septa between the regular cross valves, which don't have, or which are lacking the septa. They are called aseptate or sinusitic hyphae. And then primary septa are formed as a process of hyphal extension and generally have a septal pore. प्राइमरी सेप्टा जो है ये है कि ये एक प्रोसेस से बनता है और इसके दरमियान में एक पोर होता है जहाँ से साइटोप्लाज्मिक और ऑर्गेनेली की जो मूवमेंट है वो होती रहती है। मतलब आगे हम इस चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं। देन वी हैव अ सेकेंडरी और एडवेंटिशियस सेप्टा आर द imperforate form to wall of aging parts of the mycelium. If सेकेंडरी और एडवेंटिशियस सेप्टा जो है वो फॉर्म टू वॉल ऑफ एजिंग पार्ट्स ऑफ द मेसिलियम, ये हमारे पास जो एजिंग पार्ट है उसमें हमारे पास बाद में मौजूद होती है। अब ये इस चीज़ को समझने के लिए ये दिस फोटो इज़ वेरी मच ईजियर। जिस चीज़ में हिस्से या क्रॉस सेक्शंस नहीं बने हुए इसको हम कहते हैं सिनोसिटिक और एसेप्टेट। The number one is sinusitic or aseptate. The second one is it have the cross section that we call it is septate hyphae. अब इनके अंदर एक पोल मौजूद है जिसको हम कहते हैं सेप्टल पोर। अब पोर कई तरह के हो सकते हैं, उनमें से भी कुछ जो ज़ाइगोमाइकोट्स के हैं दैट आर मोर पॉपुलर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अदर देन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्स। अब ये जो पोर्स हैं ये बेसिकली यहाँ पे कोई भी फ्लो जो है दैट इज़ अ फ्री फ्लो। यहाँ पे फ्री फ्लो नहीं है, लेकिन जो सेप्टल पोर है वो उसमें से जो भी चीज़ें एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चाहिए होती हैं वो दैट कैन मूव थ्रू द सेक्शन that pore. So that septal pore is important for the movement of the proteins or the ions or others that or other material which are required between sections. So this is the aseptate or sinusitic hyphae, and the other one is the septate.
इसी चीज को हम अगर इस में भी देखें तो then there here there is a free flow, anything can move from one direction to another direction, while in the case of the septa there are the septal pores which help these serve as checks and also provide the safe entry to the materials which are required from one part to the another part. इस चीज को एस्कोमाइकोटा के अंदर वोरोनियन बॉडीज होती हैं। ये जो वोरोनियन बॉडीज हैं दे आर एक्चुअली हेल्पिंग, ये मिल के सेप्टल पोर को कंस्ट्रक्ट करती हैं। ये हेल्प आउट करती हैं एस्कोमाइकोटा के अंदर सेप्टल पोर को, कि इसके एक तो उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, दूसरे उसके अंदर जो आयन मूवमेंट है उसको हेल्प करते हैं। इनको हम कहते हैं वोरोनियन बॉडीज। बसिडियो माइकोटा की अगर बात करें तो वहाँ पे डोली पोर सेप्टा होता है और सेप्टल पोर कैप्स होते हैं और पार्थिनोसोम्स होते हैं। ये जो सेप्टा है, जो इसकी जो कैप है, इसको हम कैप कहते हैं, और जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम डोली पोर सेप्टा कहते हैं। ये ओवरऑल जो है ये बसिडियो माइकोटा के अंदर पाया जाता है। इसमें जो इनलार्जमेंट है वो कैप की फॉर्म में और फिर रिंग के स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जो कि आगे हेल्प आउट करते हैं exchange of the ions or other material. So एस्कोमाइकोटा के अंदर वोरोनियन बॉडीज होती हैं जो यही काम करती हैं, जबकि बेसिडियोमाइकोटा के अंदर डोलीपोर सेप्टा होता है। दोनों की स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में डिफरेंस है, काम बेसिकली सेम है, आयन एक्सचेंज और द अदर सच काइंड ऑफ एक्सचेंज विच आर रिक्वायर्ड बिटवीन द कंपार्टमेंट्स। अगर फंगल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मैनी फंजाई हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मींस, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मींस के जरिए फंजाई रिप्रोड्यूस करता है। मोस्टली अगर जब एक फंजाई ग्रो करता है तो वो उसके बाद जब वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो आफ्टर द फर्स्ट साइकिल और इट्स मूव टुवर्ड्स द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती रहती है। लेकिन जब उसके पास फेवरेबल एनवायरनमेंट खत्म होने वाला होता है देन इट गोज टुवर्ड्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो चीज़ उसकी बका के लिए ऐसे वही दोबारा से स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि बाद में डिस्पर्स होके जहाँ पे वो उसको रेजिस्टेंस देते हैं, ताकि वो हार्श एनवायरनमेंट को स्ट्रेन रेजिस्ट कर सकें, और जब उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिले तो वो वहाँ पे दोबारा से ग्रोथ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फिशन, फ्रेगमेंटेशन, ब्रीडिंग, आर्थ्रोस्पोर्स, ओइडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया, सेक्लोशिया, दीज आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स। अब फिशन का टूटना, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि एक हिस्से में, बडिंग का मतलब है कि एक बड एक हिस्से से निकली तो वो आगे मूव, वो बड जो है वो आगे मूव होती गई। इसी तरह आर्थ्रोस्पोर्स, ओइडिया, दीज ऑल दीज काइंड ऑफ स्पोर्स आर दीज आर द एसेक्सुअल स्पोर्स, जिनसे आगे रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जिनसे आगे माइसीलियम ग्रो हो सकता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें 5 टाइप्स हैं। प्लानोगेमेटिक है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है, सोमेटोगेमी है, स्पर्मेटाइजेशन है। आई हैव गिवन यू द डिटेल, लेट मी चेक। यहाँ पे अगर हम देर आर डिटेल्स फॉर planogametic copulation, it involves the fusion of two naked gametes, so one or both of which are motile। ठीक है। आपको इस क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्टरी कोर्स है, सो यू जस्ट नीड टू नो कि ये है क्या, दैट्स इनफ फॉर यू गाइस। तो जो प्लानोगेमेटिक कपुलेशन है, दे टू नेकेड गैमेट्स जो हैं उनमें से एक का भी मोटाइल होना और उनका आपस में फ्यूज होना, दैट इज प्लानोगेमेटिक कपुलेशन। गैमेटेंजियल कांटेक्ट की बात करें तो in a large number of fungi, the gametes of the male and or both of the male and the female gametangia have been reduced to undifferentiated protoplast, ठीक है, consisting chiefly of a nucleus. Such gametes are never released from the gametangia to the outside but are transferred directly from the one gametangia to another. मेल या फीमेल या दोनों में से वो अनडिफरेंशिएटेड प्रोटोप्लास्ट में रिडक्शन होना और उसका आगे मूव करना, दैट इज कम इन द कैटेगरी ऑफ द गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। अगर हम तीसरी की बात करें गैमेटेंजियल कॉपुलेशन की, के अंटायर कंटेंट्स जो हैं वो टू कॉन्टैक्टिंग गैमेटेंजिया जो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। दैट्स इनफ फॉर यू के दोनों के द फ्यूजन ऑफ द अंटायर कंटेंट्स ऑफ द टू
contacting gametangial, that is gametangial copulation, that is enough. Then अगर हम spermatization की बात करें, some fungi bear numerous minute uninucleate spore like male structure termed spermatia that are produced in various ways. और वो जो स्पर्मेशिया है वो इंसेक्ट से, विंड से, वाटर से कई तरह से आगे जा सकता है, दैट इज स्पर्मेटाइजेशन। तो बेसिक मकसद ये है कि यूनिन्यूक्लिएट स्पोर लाइक मेल स्ट्रक्चर जिसको हम स्पर्मेशिया कहते हैं उनका प्रोड्यूस होना और उनका आगे जाके हेल्प आउट करना। देन द सोमेटोगैमी की बात करें, इट इज फाउंड स्पेशली इन द हेयर फंजाई वेयर नो सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस, सोमेटिक सेल्स टेकिंग ओवर द सेक्सुअल फंक्शन, यानी कि सोमेटिक सेल्स के जरिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना, इसको हम सोमेटोगैमी कहते हैं। स्पर्मेटाइजेशन में स्पर्मेशिया बनता है जो कि आगे मूव करता है गैमेटोन्जियल कॉपुलेशन में कंप्लीट कंटेंट्स जो हैं वो यानी कि फ्यूज होते हैं। गैमेटोन्जियल कांटेक्ट में जो सिर्फ गैमीट्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड प्रोटोप्लास्ट में होके और फिर वो आगे मूव करते हैं। प्लानम गैमेटिक कॉपुलेशन में टू नेकेड जो गैमीट्स हैं विच आर मोटाई दैट आर इन्वॉल्व इन द कॉपुलेशन। सो ये एक छोटा सा बेसिकली थोड़ा सा आपके लिए आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये होता क्या है, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू डिफरेंट, अगर ये हम ड्रॉ करके समझाएं इसको समझाना आसान है, लेकिन आपको इसकी इन चीज़ों का बेसिकली पता होना चाहिए। बट आई थिंक इट विल नॉट बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन इन द एग्जाम, बट यू नीड टू नो कि ये होता क्या है। अगर आपको किसी को भी, इफ़ यू वांट टू आस्क मी इन डिटेल, आई विल बी हैप्पी टू शेयर मोर अबाउट दिस। अगर हम इसके अलावा पैरासेक्सुअलिटी की बात करें, दिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लाज्मोगेमी, कैरोगेमी एंड हैप्लाइडाइजेशन टेक प्लेस बट नॉट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट्स इन द थैलस और द लाइफ साइकिल। प्लाज्मोगेमी ये है कि फ्यूजन ऑफ द जो सेलुलर नेटवर्क है, साइटोप्लाज्म। देन कैरियोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द हैप्लाइडाइजेशन, ये हमारे पास एन और 2n की जो है वो उसकी करेक्टराइजेशन होना, दैट कम्स इन द केस ऑफ पैरासेक्सुअलिटी। अगर ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं हो रहा, देन दिस इज कॉल्ड पैरासेक्सुअलिटी। द फंगल लाइफ साइकिल्स की अगर हम बात करें तो द वेजिटेटिव थैलस प्रीडोमिनेट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ द फंगस। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो वेजिटेटिव पार्ट है, या आप ये कह लें कि जो जिसमें हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम डोमिनेट करती है। जो थैलस है वो हैप्लॉइड हो सकता है कि मतलब उसकी सिंगल कॉपी हो सकती है। देन डाइकैरियोटिक एन प्लस एन हो सकता है कि दो एक सेल के ईच एवरी सिंगल सेल हैव द टू न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड एन प्लस एन, और डिप्लॉयड या हमारे पास उसकी डबल कॉपी मौजूद हो सकती है। तो ये तीनों थ्री ऑल दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ द थैलस एग्जिस्ट in the kingdom fungi, so you need to be careful which one you are working with और उसके मुताबिक। then the ploidy of the thallus is determined by the timing of these events, और यानी कि वो इस वक्त क्या सिचुएशन है, दैट विल डिपेंड के प्लाज्मोगेमी के बाद सेल फ्यूजन होगी, कैरियोगेमी के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन होगी, तो उसके बाद और मियोसिस के बाद रिडक्शन डिवीजन होगी। तो इन सब के बाद आफ्टर एवरी ऑफ दिस प्रोसेस आइदर वी हैव 1n 2n और n प्लस n। सो फंगस इस वक्त किस सिचुएशन में है, ये हमारे पास इन प्रोसेस के बाद हमें पता चलेगा, और इन तमाम फॉर्म्स में वो थैलस एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास फंगल में फंगल जो लाइफ साइकिल है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। सो यू कैन, अगर हम इसी चीज़ को ये इस फंगल लाइफ साइकिल में देखें तो n प्लस n जब 2n होता है, देन वी आफ्टर द कैरियोगेमी, देन वी हैव 2n से जब मियोसिस रिडक्शन डिवीजन हो जाएगी तो हमारे पास सिंगल सेट मौजूद होगा। यही जब हमारे पास इन कॉपुलेशन या कुछ इस तरह की चीज़ होगी तो हमारे पास n से n प्लस n, तो 2n जब होगा विच इज़ मोस्टली द प्रीडोमिनेटली नेटली डाइकैरियोटिक, और ये फंगल लाइफ साइकिल में 2n जो है n प्लस n, दैट इज मोस्टली द वे द फंगल बिहेव्स, और यानी कि जो उसके सेल्स की जो स्ट्रक्चर है वो मोस्टली यही होता है। इसी चीज़ को हम जनरलाइज लाइफ साइकिल में देखें, आई थिंक दिस इज मोर क्लियर एंड इजी। डाइकैरियोटिक स्टेज n प्लस n, देन वी हैव फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, डिप्लॉयड स्टेज 2n हो गया, मतलब हमारे पास दो कॉपीज मौजूद हैं। देन मियोसिस रिडक्शन हुई, स्पोर प्रोड्यूस्ड हुए, जो स्पोर्स हैं वो n है दैट हैव द सिंगल और वन कॉपी ऑफ द genes, or you can say the genetic material, then that will germinate, and when it germinates
देन माइसीलियम प्रोड्यूसेस स्पोर स्ट्रक्चर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सबसे ज़्यादा जो है ये फंगल स्ट्रक्चर्स में होता है और ये डोमिनेट करता है। देन आफ्टर दैट प्लाज्मोगेमी जो है वो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड देन वी हैव डाइकैरियोटिक स्टेज एन प्लस एन, and then the cycle continues. So most of the time the vegetative reproduction is predominant, while the whole life cycle is overall this way, in which we have n plus n stage, 2 n stage, or n stage. Isogamy, anisogamy, or heterogamy, or these are again the types of the reproduction we are going through the gametangial contact, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो कांटेक्ट में आते हैं और उनका साइज जो है वो डिफरेंट है, कॉपुलेशन में इस तरह होते हैं. So these are the different forms of the reproduction which are taking place in the fungi. Then अगर हम फंगस की बात करें, it is neither a plant nor an animal. मशरूम्स, मोल्ड्स और यीस्ट, ये तमाम जो हैं ये फंजाई हैं. अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सिम्बियोटिक की बात करें, प्रॉमिसिंग इम्पैक्ट इन बायोटेक्नोलॉजी एंड माइकोटॉक्सिन्स वगैरह जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं. ह्यूमन डिजीज की बात करें, डर्मेटोकॉइन, माइकोसिस, एस्परजिलोसिस एंड एथलीट फिट्स. दीज आर, ये भी वो बीमारियां हैं जो इंसानों के अंदर ये जिल्द की बीमारी है, ये फेफड़ों की है, एथलीट फिट्स पाँव की है. सो दीज आर द डिजीज विच इज कॉल्ड बाय फंजाई. अगर हम सम कॉमन फील्ड क्रॉप डिजीजेज की बात करें तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लूज स्मट ऑफ व्हील, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, और ये जो है ये हमारे पास मौजूद, ये हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेज आर प्रेवलेंट इन द डिफरेंट काइंड. फंगस और डिकम्पोजिशन. फंगस हेल्प आउट करती है डिकम्पोजिशन में, ये तमाम चीज़ें जो हैं डिकम्पोज होती हैं, और यानी कि अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो दुनिया में रहना मुश्किल हो जाए, तो फंगस इज हेल्पिंग आउट अस द डिकम्पोज सिस्टम. फर्मेंटेशन, देन बायोफ्यूल, अल्कोहल और बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं. मशरूम चाइनीज़ फूड और फूड इंडस्ट्री में. सो ना सिर्फ, और ये इट्स अ ब्यूटी, लेकिन बेसिकली ऐसी मशरूम जो इसका कैप रेड हो, इसका मतलब है कि वो पॉइजनस है. सो बी केयरफुल. फूड के तौर पे मशरूम्स के तौर पे यूज़ होती हैं चाइनीज़ फूड में और फूड इंडस्ट्री में. मतलब हमारे पास बहुत सी चीज़ें जो हैं उनमें ये एज ए फूड यूज़ हो रही हैं. देन एनवायरमेंट फ्रेंडली पोल्यूशन को रिड्यूस करती हैं. माइक्रोराइट एक एसोसिएशन बनाती हैं फंगस और रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, जो कि प्लांट्स के लिए हेल्पफुल है. बायो कंट्रोल में हम हेल्प आउट कर रहे हैं, मतलब ये जो हमारे पास वीवल्स वगैरह हैं इनको किल करने के लिए फंजाई यूज़ हो रहा है. रिसर्च टूल में यूज़ हो रही हैं, विटामिन, एंजाइम्स और एंटीबायोटिक्स में यूज़ हो रही हैं. सो दैट्स ऑल. ओवरऑल हमने, अगर दोबारा से मैं आपको इसके लिए आपके लिए थोड़ा सा इसको एक ओवरव्यू करूं, तो यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक हैं और अब्जॉर्प्टिव हैं. अप्रॉक्सीमेटली 100 स्पीशीज हैं जो कि नुकसान करती हैं. 500 प्लांट पैथोजेंस हैं. 1 बिलियन का डॉलर का नुकसान हो रहा है. फंजाई जो है वो अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है. फंगल बॉडी ऑफ द फंगस इज नोन एज थैलस. थैलस के अंदर हाइफी हैं. हाइफी जो हैं वो ब्रांच और सिलेंड्रिकल फिलामेंट्स हैं, और टफ्ट ऑफ हाइफी को माइसीलियम कहते हैं. स्पोर से माइसीलियम की तरफ मूव करते हैं. सबसे आउटर वॉल फंगल वॉल है जो कि स्ट्रक्चरल जेल लाइक कंपोनेंट्स और एंटीजेनिक और अदर कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है. उसका काम बचाना है. सेप्टा जो है वो उसके दरमियान एक पर्दा है, जो जिनमें होगा उसको सेप्टेट हाइफी कहते हैं, जिनमें नहीं होता उनको एसेप्टेट कहते हैं. सेप्टा जो है वो हेल्प, सेप्टल पोर जो है वो हेल्प आउट करते हैं मूवमेंट के लिए. जो एस्कोमाइकोटा है उसके अंदर वोरोनियन बॉडीज होती हैं. जो बेसिडियोमाइकोटा है उसके अंदर डोलीपोर सेप्टा होता है. फंगल रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल की ये वाली किस्में हैं, सेक्सुअल की ये वाली किस्में हैं. इनके आगे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है. फंगल लाइफ साइकिल जो है वो N1 N2 N और N+N फॉर्म में हो सकता है. ये हमारे पास कैरियोगैमी है. जनरलाइज लाइफ साइकिल ये है, मोस्टली वेजिटेटिव है. और आगे अगर हम गैमेटोजेनिक कांटेक्ट की बात करें तो ये हमारे पास आइसोगैमी है, ऑन आइसोगैमी है, हेट्रोगैमी है. आइसोगैमी मतलब सिमिलर गैमीट्स जिनका साइज भी सब कुछ सेम है. एन आइसोगैमी जो डिसिमिलर हैं, और जो एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो हेट्रोगैमी है. गैमेटोजेनिक कांटेक्ट है, ये हमने पीछे उसके बारे में डिटेल से पढ़ा है. बेसिकली जो फंगस इज नाइदर अ प्लांट भी नहीं है, एनिमल भी नहीं है. मशरूम्स, मोल्ड्स और यीस्ट इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं. इसके अपॉर्चुनिस्टिक और सिम्बियोटिक और ऑल टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स हैं. कुछ डिजीजेस हैं, कुछ प्लांट डिजीजेस हैं. देन डिकम्पोजर्स और फर्मेंटेशन में इसका काम है, और फूड्स के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर इसके हेल्पफुल है. दैट्स ऑल. होप आपको इसमें कोई भी मसला नहीं होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. दैट्स. और इसके बाद आपने समरी लिखनी है, और समरी की बेस पे आपकी कंसीडर होगी.
attendance. That's all for today. See you in the next class.